कहीं ना कहीं संजय झा हो, जो भाजपा विचारधारा के लोग बोले जाते हैं, चाहे ललन सिंह हो, उनकी भाजपा से नजदीकियां हाल के दिनों में काफी बढ़ गई है और वो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो यह बयान भी एक प्रकार से देखा जाए तो भाजपा के एजेंडे वाला ही बयान है, ताकि जेडीयू को नुकसान हो और भाजपा को फायदा हो। ये एजेंडा एक प्रकार से चलाया जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए, अशोक चौधरी को ले लीजिए, संजय झा को ले लीजिए, आप ललन सिंह का बयान, ये लोग भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं जेडीयू में रहते हुए। निश्चित तौर पर जो नौकरशाह है वो भी निश्चित तौर पर। नीतीश कुमार आप देखते होंगे कि कहीं भी डॉक्टर नीतीश कुमार चक्रव्यूह में गिर गए, अपने लोग ही बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है इस बार, उनसे निकलना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वह अस्वस्थ होते हुए भी सारे चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं। आप देखते होंगे नीतीश कुमार हर सभा में एक बात जरूर दोहराते हैं, कहीं भी अगर भाषण देते हैं कि गलती हो गया 2-2 बार, इन लोगों के कहने पर चले गए, अब नहीं जाएंगे। तो ये उनका भाषण है, उनको लिख के दिया जाता है कि ये बोलना है, ताकि सीबीआई और ईडी का जो उनके नवरत्न है उनके यहाँ सीबीआई ईडी का छापा ना पड़े। तो ये सारा खेल होता है डर का और सत्ता का। लेकिन क्या होता हुआ देख रहे हैं, चिराग पासवान ने अभिषेक झा को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ में और कहा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता एनडीए के साथ है, हम एनडीए के साथ हैं, हमारा समर्थन अभिषेक झा को है। जितनी ईमानदारी का दावा चिराग पासवान कर रहे थे, क्या उतनी ही ईमानदारी के साथ वो थे एनडीए के साथ इस उपचुनाव में? क्या वाकई अभिषेक झा के साथ थे चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहते कुछ है, करते कुछ है। जिस प्रकार से अभी उन्होंने कहा कि भाई हम अभिषेक झा के साथ हैं, मेरा टोटल वर्कर उनके साथ, और पूरी दुनिया जानती है कि लोक जनशक्ति पार्टी के उनके खासम खास लोग जितने हैं सब इसके साथ घूम रहे थे, राकेश रोशन के साथ। उनकी गाड़ियों का काफिला सारा उनके पार्टी के लोगों का राकेश रोशन के साथ घूम रहा था। तो अभी ही नहीं, पहले भी 20 के चुनाव में भी वो बोले थे कि भाई मुझे नीतीश कुमार को हटाना है, बिहार फर्स्ट नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट थे। और उन्होंने क्या किया, मतलब लड़ाई आरजेडी के साथ थी और उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ, भाजपा के कैंडिडेट थे उनके, वहां भी कैंडिडेट उन्होंने दे दिया, वहां पर भी कैंडिडेट दे दिया, जिसके चलते भाजपा को हारना पड़ा, तेजस्वी यादव की जीत हुई। अगर चिराग पासवान कैंडिडेट नहीं देते और मजबूती से अगर वो भाजपा के साथ रहते तो आरजेडी 25-30 सीट पर सिमट जाती, तेजस्वी यादव तो चुनाव हार सकते थे। तो चिराग पासवान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और आगे का भी आपको बता दे रहे हैं, अभी जो जानकारी मिल रही है इस पर अलग से एक दिन कर लीजिएगा। राघोपुर सीट वो चिराग पासवान अपने लिए ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि चिराग तेजस्वी यादव से और उनकी डील है कि तू मुझे जीता, मैं तुझे जिताऊंगा। तो जैसे लोकसभा चुनाव में ले ली, चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस को कैंडिडेट बनाया जा रहा है, तो चिराग पासवान ने बात किया तेजस्वी यादव और लालू यादव से कि विधानसभा चुनाव में मैंने आपको मदद की थी, भाजपा के खिलाफ, भाजपा कैंडिडेट सतीश कुमार के खिलाफ मैंने कैंडिडेट दिया था आपके कहने पर, और आप उनको टिकट दीजिएगा तो फिर आगे विधानसभा में हम आपको देख लेंगे। तो चिराग पशुपति कुमार पारस आधा घंटे लालू यादव की गेट पर बात होने के बाद खड़े रहे और उनको लौटना पड़ा, टिकट नहीं मिला। और उसके बाद अभी हुआ कि तेजस्वी चिराग पासवान फिर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं कि वो सीट लोजपा के खाते में आ जाए और लोजपा डमी कैंडिडेट दे और तेजस्वी यादव को जिताए। तो तेजस्वी यादव की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। चिराग पासवान का कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये बात नोट कर लीजिए। चिराग पासवान राघोपुर सीट अपने पाले में लेंगे, या मैं आज बता दे रहा हूं जो मुझे जानकारी है, और अगर नहीं लेंगे तो फिर वहां वो डमी कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि उनका तेजस्वी यादव और लालू यादव से अंडरस्टैंडिंग है, सेटिंग है। कई लोकसभा क्षेत्रों में सेटिंग होता है, तो वो सेटिंग उनका है और वो फिर तैयारी उसकी चल रही है। तो उनकी कथनी और करनी में फर्क है, कहते कुछ है और करते कुछ है। तिरहुत के परिणाम का क्या असर होगा एनडीए में? देखिए, तिरहुत चुनाव अगर जनता दल यू हारती है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव आने वाले भविष्य में गठबंधन पर पड़ेगा। और नीतीश कुमार जो अभी आप रास्ता बना रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल और असम के मुख्यमंत्री का बयान,
उसमें तिरहुत का भी एक्सक्लूड जाएगा मुद्दा जी। कि किसने हराया है। जैसे ही परिणाम आएगा सब कुछ सामने आ जाएगा। अब ये देखना है कि राकेश रोशन कितना वोट काटते हैं, जी प्रशांत किशोर कितना वोट काटते हैं। ये लोग अगर ज्यादा वोट काट लेंगे तो निश्चित तौर पर जेडीयू की हार होगी। अगर 1000-2000 वोट में सिमट कर रह जाएंगे तो जेडीयू फिर जीतेगा, क्योंकि नीतीश कुमार का वोट बैंक इंटैक्ट है जी और भाजपा का भी कैडर वोट बैंक इंटैक्ट है। एनडीए का जो कैडर है वो वही वोट देता है। क्या इन सारी चीजों का भी प्रभाव होता है उपचुनाव के बीच में ही, विधान परिषद के उपचुनाव के बीच में ही, और उसी इलाके में तिरहुत का जो इलाका है, मुजफ्फरपुर भी उस इलाके में आता है। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, जेडीयू के इतने बड़े नेता, उन्होंने कहा कि हम मुगालते में नहीं हैं, मुसलमान हमको वोट नहीं देते। इसका भी दुष्परिणाम होता है चुनाव में, और इस उपचुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जेडीयू को। देखिए, निश्चित तौर पर है कि भाजपा के साथ रहने पर अल्पसंख्यक समाज वोट, एक 10 का चुनाव तो बात छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक समाज वोट नहीं देता है। और नीतीश कुमार भी जब भाजपा के साथ रहते हैं तो अपर कास्ट का वोट मिलता है, भाजपा के से अलग होते हैं तो अपर कास्ट का वोट नहीं मिलता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार के साथ रहती है तो पिछड़े समाज का, अति पिछड़ा समाज का वोट भाजपा को नहीं मिलता है। जब नीतीश साथ आते हैं तो मिलता है, अलग हट जाते हैं तो नहीं मिलता है। लेकिन नहीं, ठीक है, नहीं मिलता है, लेकिन उपचुनाव के बीच में इस तरह का बयान कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते, और तिरहुत के इलाके में, मुजफ्फरपुर में ललन सिंह का बयान, इसका नुकसान हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो निश्चित तौर पर इसका नुकसान होगा, जो अल्पसंख्यक समाज का 10 ही वोट मिलता है, जो जेडीयू को वो भी नहीं वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं संजय झा हो, जो भाजपा विचारधारा के लोग बोले जाते हैं, चाहे ललन सिंह हो, उनकी भाजपा से नजदीकियां हाल के दिनों में काफी बढ़ गई है और वो भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो यह बयान भी एक प्रकार से देखा जाए तो भाजपा के एजेंडे वाला ही बयान है, ताकि जेडीयू को नुकसान हो और भाजपा को फायदा हो। ये एजेंडा एक प्रकार से चलाया जा रहा है। चाहे आप देख लीजिए, अशोक चौधरी को ले लीजिए, संजय झा को ले लीजिए, आप ललन सिंह का बयान, ये लोग भाजपा के लिए बैटिंग कर रहे हैं जेडीयू में रहते हुए। निश्चित तौर पर जो नौकरशाह है वो भी निश्चित तौर पर। नीतीश कुमार आप देखते होंगे कि कहीं भी तो नीतीश कुमार चक्रव्यूह में गिर गए, अपने लोग ही बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है इस बार, उनसे निकलना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वह अस्वस्थ होते हुए भी सारे चक्रव्यूह को तोड़ देते हैं। आप देखते होंगे नीतीश कुमार हर सभा में एक बात जरूर दोहराते हैं, कहीं भी अगर भाषण देते हैं कि गलती हो गया 2 बार, इन लोगों के कहने पर चले गए, अब नहीं जाएंगे। तो ये उनका भाषण है, उनको लिख के दिया जाता है कि ये बोलना है, ताकि सीबीआई और ईडी का जो उनके नवरत्न है, उनके यहाँ सीबीआई ईडी का छापा ना पड़े। तो ये सारा खेल होता है डर का और सत्ता का। सब लोग सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारी रणनीति रची जा रही है, चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, और नीतीश कुमार चक्रव्यूह तोड़ने के माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार चक्रव्यूह तोड़ने के माहिर खिलाड़ी हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।